हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बग नोवेला। यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं यूपी स्टूडेंट बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहिर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम इस सीरीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। तो जो लास्ट सेशन था उसमें हमने पढ़ा था इस बुक का चैप्टर 1 एंड 2, जो कि हमें मेन डील करता है कि हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, उसके हमारे पास सोर्सेज क्या क्या हैं, क्या वो सोर्सेज ऑथेंटिक हैं या नहीं है, क्या वो पब्लिकली सबको अवेलेबल है या नहीं है। और जो सेकंड चैप्टर है वो हमें बताता है कि जो भी हमें सोर्सेज मिले हैं, हम उन सोर्सेज को कैसे अप्रोच करते हैं। बिकॉज एवरीबडी थिंक्स इन अ डिफरेंट वे, तो सबका अप्रोच करने का तरीका भी अलग है। सो हमने वो सारे सोर्सेज एंड उनके अप्रोचेस पढ़े थे। सो नाउ जो आज का हमारा सेशन है, इसमें हम पढ़ रहे हैं इस बुक का चैप्टर 3, विच इज़ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो इस स्लाइड में ये जो आज का सेशन है, इसमें हम सिर्फ इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हो क्या क्या रहा है। डिटेल्स हम आगे के सेशंस में कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो बात स्टार्ट होती है 1453 से। 1453 में एक्चुअल क्या हुआ कि जो रोमन एम्पायर है वो ऑटोमन टर्क्स के हाथ में आ गया। मतलब जो रोम की कैपिटल है कॉन्स्टेंटिनोपल, उस पे अब रोम ऑटोमन टर्क्स का कब्जा है। ओके, तो दैट मीन्स अगर हम मैप से चेक करते हैं तो ये जो हमारा यहाँ का रीजन है यूरोप में, ये रीजन हमारा रोम का है। ओके, इसको याद रखना। अब अरब्स हैं, अरब्स के कंट्रोल में इजिप्ट भी था उस टाइम पे, पर्शिया भी था, एंड रोम भी उनके कंट्रोल में आ गया था। तो जो इसके ऊपर की यूरोपियन नेशंस हैं, इनको क्या है, इंडिया से या जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है उससे काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी। तो सिंस अब जब इतने सारे पार्ट अरब के कंट्रोल में हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अरब डोमिनेशन होगा इतने रीजन में। अगर हम मार्क करें तो अगर इतने रीजन में अरब का डोमिनेशन है, सो दैट मीन्स अगर बाकी लोगों को कुछ भी चीज़ चाहिए तो उन्हें अरब से लेनी होगी और उन्हीं के रूल्स फॉलो करने होंगे। तो अरब्स का क्या था कि इनके पास तो ये पूरा रीजन कंट्रोल में है, इजिप्ट, अरेबिया, पर्शिया, रोम। तो ये बहुत इजीली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ सकते थे एंड ट्रेड कर सकते हैं। तो इनके लिए कोई ज़्यादा टफ नहीं था। ये दे कैन यूज अ लैंड रूट एज वेल एज अ सी रूट। लेकिन अगर हम बाकी यूरोपियंस की बात करें, तो ये जो हमारा रीजन है यहाँ पे, दिस इज अ रेड सी रीजन। तो रेड सी रीजन भी क्या था, अब सिंस इजिप्ट भी उनके कंट्रोल में है, अरेबिया भी उनके कंट्रोल में है, तो इस पे भी उनकी स्टेट मोनोपोली होगी। अब इस पे उनकी स्टेट मोनोपोली है तो ऑब्वियस सी बात है वो बाकी यूरोपियंस को तो यहाँ से नहीं जाने देंगे ना। तो अगर ऐसा है, सो तो बाकी यूरोपियंस के लिए एक क्वेश्चन हो गया था कि उन्हें इंडिया जो जाना है तो वो कैसे जाएंगे, क्योंकि ये वाला रीजन तो उनके लिए बाढ़ था। अब ये वाला रीजन उनके लिए बाढ़ है, तो उनको नया रूट देखना था। तो उन्होंने क्या किया, जो ये लिस्बन का एरिया है, उन्होंने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी वाया सी रूट, और केप वर्डेज आइलैंड से होते हुए पूरा अटलांटिक ओशन का चक्कर काट के साउथ अफ्रीका पूरा कवर करके इंडियन ओशन में जाके फिर वो इंडिया पहुंचे थे। ओके, तो ये जो इजी रूट था ये उनके लिए इनएसेसिबल था, तो उन्हें ये लॉन्गेस्ट रूट लेना पड़ा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस की ज़रूरत क्या थी, क्यों लेना था उनको ये रूट। ओके, तो हुआ क्या, जैसे हम पढ़ रहे थे कि रोमन एम्पायर गिर गया, रोम की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल ओटोमन टर्क्स के हाथ में आ गई, अरब्स का डोमिनेशन हो गया, इजिप्ट और पर्शिया भी अरब्स के हाथ में था। अब इससे क्या है, इस्लामिक रूलर्स का ही पूरा ट्रेड था, उनकी स्टेट मोनोपोली थी रेड सी पे, उनको काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था क्योंकि सारी ट्रेडिंग इन्हीं के थ्रू होती थी। तो और लैंड रूट भी सारा अरब्स के कंट्रोल में था, इसीलिए यूरोपियंस को एक डायरेक्ट सी रूट चाहिए था इंडिया आने का। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों चाहिए था। उनका मेन था तीन चीज़ें। एक था ट्रेड करना, दूसरा था जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस है क्योंकि वो लोग बहुत परेशान हो गए थे, उसके अगेंस्ट फाइट करना। तीसरा था उन्हें क्रिश्चियन फेथ स्प्रेड करनी थी। उन्हें चाहिए था कि हम ये जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है इसको क्रिश्चियन वर्ल्ड बनाए, क्रिश्चियन फेथ चारों तरफ फैल जाए।
ओके। तो ट्रेड का क्या था, ट्रेड के लिए उनके लिए काफ़ी इंडियन कमोडिटीज़ हैं जो कि उनको चाहिए थी। लेट्स टेक एग्जांपल स्पाइसेस का। तो जैसे कि हमें पता है कि यूरोपियंस की स्टेपल डाइट जो है मीट है, तो मीट को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस का होना काफ़ी ज़रूरी है। दे ऑल्सो नीड सम प्रेशियस स्टोन्स एंड सिल्क एंड कॉटन। तो ये आइटम्स अगर जैसे हम बात करें यूरोपियंस हैं, उनके लिए अरब मिडल मैन है। ठीक है, यूरोपियंस को कुछ भी लेना है सी रूट ढूंढने से पहले उन्हें सारा मिडल मैन के थ्रू लेना पड़ता था, जो कि इंडिया से डायरेक्टली लेते थे। तो अगर ये लोग इंडिया से कोई चीज़ 100 बक्स की ले रहे हैं, तो यहाँ आके वो उसको 2000 बक्स की भी बेच सकते हैं, क्योंकि यूरोपियंस का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो उन्हें नहीं पता यहाँ पे क्या रेट्स हैं। ओके। तो उससे क्या था कि पूरी इनकी मोनोपोली थी मिडलमैन्स की। तो यूरोपियंस चाहते थे कि कोई ऐसा डायरेक्ट रूट हमें मिल जाए जिससे कि हम मिडलमैन्स का सिस्टम ही बंद कर दें, मतलब हमें मिडलमैन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसीलिए उन्हें डायरेक्ट सी रूट चाहिए था। तो क्या क्या 3 रीजंस हैं? ट्रेड, फाइट इस्लामिक इन्फ्लुएंस एंड स्प्रेड द क्रिश्चियन फेथ। ओके। नाउ जो इनका ऑर्डर है इंडिया में आने का, सबसे पहले आते हैं पोर्चुगीज 1498 में, वास्को ड गामा, पता ही है। उसके बाद आते हैं डच 1605 में। इसके बाद थर्ड आते हैं इंग्लिश, ब्रिटिशर्स 1608। देन कम्स द डेन्स 1618। उसके बाद लास्ट में आते हैं फ्रेंच 1668। तो ये तीन कुछ डेट्स, ईयर्स हैं, ये हमें याद होने चाहिए। 1487, 1487 में बेसिकली, अब मतलब स्टोरी की तरह आप सुन लीजिए। 1487 में क्या हुआ, बार्थोलोम्यू दियास, ये जो है एक पोर्चुगीज नेविगेटर था। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट नेविगेटर कौन है पोर्चुगीज का, तो वो है बार्थोलोमो दियास। अगले लेकिन क्वेश्चन आता है फर्स्ट नेविगेटर टू रीच इंडिया, तो वो है वास्को ड गामा। तो अगर बार्थोलोमो दियास की हम बात करें, तो ये साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक तो आया, उसके ईस्टर्न कोस्ट तक भी पहुंचा, लेकिन वो इंडिया नहीं पहुंचा। उसको लगा अब इंडिया में पहुंच ही गया, वो पास में है, तो वो वापस जाके उसने अपने देश में जाके बता दिया कि भाई इंडिया का रूट मैंने देख लिया है। लेकिन वो इंडिया पहुंचा नहीं था। ठीक है। लेकिन आया कौन, वास्को ड गामा। वास्को ड गामा ही था जो इंडिया पहुंचा था। उसने पूरा सी रूट कंप्लीट किया फ्रॉम यूरोप टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप, जहाँ से ये आया था। ये कल्लीकट पहुंचा केरला इन 1498 एडी। अप्रॉक्स 11 मंथ का इसका ये टूर था। ठीक है, ये आया था 1498 में। अब 1494 में क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। ये ट्रीटी बेसिकली हुई थी पोर्चुगल और स्पेन के बीच में। इसमें क्या था, इन्होंने क्या किया, जो भी हमारा नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है, मतलब पूरा अर्थ जो है, उसमें इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी वाया अटलांटिक ओशन। और उन्होंने बोला कि इस लाइन के ईस्टर्न पार्ट में जितने भी रीजन आते हैं, उस पे सारा पोर्चुगीज क्लेम कर सकते हैं, और जो भी वेस्टर्न साइड में आएगा उस पे सारा स्पेन का क्लेम होगा। तो ईस्टर्न साइड में आपका इंडिया, जापान, चाइना सब आता है, एंड वेस्टर्न साइड में आपका अमेरिका आता है। तो इंडिया वाले पार्ट पे पोर्चुगीज का कंट्रोल हो गया, स्पेन वाली साइड, और वेस्ट वाली साइड पे स्पेन का कंट्रोल हो गया। ओके। तो ये 3 इयर्स हमें पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, ये 5-6 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इनकी जस्ट एक समरी है कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। तो स्टार्टिंग क्या करते हैं, जैसे हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था कि ट्रेड के लिए आए थे, अपना रिलीजन प्रमोट करने के लिए आए थे, और जो उनके राइवल्स हैं उनके साथ फाइट करने के लिए आए थे। तो ट्रेड के लिए अगर ये लोग आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनको पावर मिलेगा, प्रॉफिट होगा, ट्रेड होगा। तो काफ़ी सारे यूरोपियंस आ गए थे, पोर्चुगीज थे, डेन्स थे, डच थे, फ्रेंच थे, ब्रिटिशर्स थे। तो इससे क्या हुआ, इन्फ्लक्स ऑफ यूरोपियंस हुआ, बहुत सारे यूरोपियंस इंडिया में आए। उनको सबके सारे ग्रीडी थे, किसी को पावर चाहिए, किसी को प्रॉफिट चाहिए, किसी को ट्रेड चाहिए। तो कई हमारी गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स में भी घुसे थे। तो इन्होंने, इनका मेन मोटो क्या था ना, कि इन्हें सिर्फ हमारे जो रिच रिसोर्सेज हैं,
क्योंकि जैसे हमने पहले सेशन में पढ़ा था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था, मतलब हमारे सारे रिसोर्सेज सारी चीज़ें लोग यूरोप ले गए थे। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली हमारा रिच रिसोर्सेज जो भी हैं इंडिया के, उनको एक्सप्लॉइट किया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के थ्रू। ओके। अब इतने सारे यूरोपियंस आए तो सबको ज़्यादा ज़्यादा चाहिए, कोई भी ये नहीं बोलेगा चल सब बराबर बांट लेते हैं, जिसके हाथ में जितना है सबने उतना रखा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बैटल्स फॉर पावर हुआ, क्योंकि सबको ज़्यादा एक्वायर करना था। कंपटीशन बढ़ गया, लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी इंटेंस और बिटर फाइट्स हुई। अब फाइट्स हुई हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इनका मेन एजेंडा क्या था, यहाँ से गुड्स लेके जाने का। तो सबके लिए दिमाग में क्या था कि इनसिक्योरिटीज हो गई हैं, कि जो भी हम गुड्स कलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो हम अपने नेशन तक पहुंचा पाएंगे, क्या हमें उससे प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इनसिक्योरिटीज बढ़ेंगी। तो यही फाइट्स की वजह से क्या हुआ, काफ़ी इनसिक्योरिटीज बढ़ी। जैसे कि हमने देखा है कि ब्रिटिश और पोर्चुगीज की काफ़ी लड़ाई हुई, एंग्लो डच वॉर्स हुए, 70 ईयर्स तक इनकी राइवलरी रही। उसके बाद इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था। देन कम्स, तो अब गुड्स ऑफ गुड्स की इनसिक्योरिटी है, तो गुड्स इनसिक्योरिटी है तो फिर इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें कोई चीज़ चाहिए, कुछ सेटअप चाहिए, तो इन्होंने क्या बनाए, फैक्ट्रीज एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए। फैक्ट्रीज और ट्रेडिंग पोर्ट्स इन्होंने ऐसे बनाए जो कि कोस्टल एरिया या बैंक्स के पास थे। इससे क्या था, ये इजीली वहां पर कोई भी सामान ला सकते थे या अपनी कंट्री में ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। तो उस टाइम पे जो फैक्ट्रीज और ट्रेडिंग पोर्ट्स बन रहे थे, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं बने थे। ये बने थे कि इतने गुड्स को ये स्टोर कर सकें या प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि आगे इजी ट्रांसपोर्टेशन हो। अगर कोई एकदम से अटैक करने आ रहा है तो उसको शिप्स के थ्रू बाहर निकाल दें एंड ज़्यादा डैमेज ना हो पाए। अब अब आपने मान लो कहीं पे कोई फैक्ट्री बनाई है, ठीक है, और आपको पता है आपके आसपास राइवल्स काफ़ी हैं, तो यू विल ट्राई कि आप उसको फोर्टिफाई करो, आप उसको प्रोटेक्ट करो। ठीक है, फोर्टिफिकेशन आप उसका करोगे, ठीक है, तो आप उसमें आर्मी भी रखोगे। तो सेम इन लोगों ने भी किया, अपनी फैक्ट्री बनाई, उसका फोर्टिफिकेशन किया, उसके अंदर इन लोगों ने आर्मी रखनी शुरू कर दी, ये बोल के कि भाई हमें खतरा है, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, लोकल रूलर्स बड़े नाराज हो गए। क्यों, क्योंकि तुमने एक तो उनकी ज़मीन पे आके तुम फैक्ट्री बना रहे हो, उसको तुम फोर्टिफाई कर रहे हो, फिर आर्मी रख रहे हो, कल के तुम उस आर्मी को यूज़ कर सकते हो उन रूलर के साथ फाइट करने के लिए। तो उससे रूलर के लिए काफ़ी खतरा था। तो रूलर्स को ये था कि उन्हें लगता था कि तुम यहाँ ट्रेडिंग के लिए आए हो तो तुम सिर्फ ट्रेड करो और जाओ, तुम्हें यहाँ परमानेंटली सेटल नहीं होना है। क्योंकि फोर्टिफिकेशन करके ये लोग डिक्लेयर कर रहे थे कि भैया ये जो लैंड है ये हमारा है, इस पे हमारा कब्जा है। तो इसी की वजह से धीरे धीरे ये लोग जैसे ट्रेडर्स की तौर पे आए थे, दे स्टार्टेड एंटरिंग इनटू आवर पॉलिटिक्स। ओके। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कौन सा यूरोपियन कब आया, उन्होंने कब कब कौन सी लड़ाइयाँ करी, क्या उनको इनसिक्योरिटीज थी, कौन सी उन्होंने कहाँ क्या फैक्ट्रीज बनाई, उनका कैसे फोर्टिफिकेशन हुआ, कैसे उन्होंने आर्मी रखी, और फिर लोकल रूलर्स ने क्या उनको अपना सपोर्ट दिया था या उनके साथ लड़ाइयाँ शुरू हुई थी। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट सेशंस में कंप्लीट करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो भी हम पोर्चुगीज एंड डच का करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप वी विल कंटिन्यू, एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।